गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेब्रासमुंडा बुक के शुगर केन कल्टीवेशन को कंप्लीट किए थे। इस सेशन में हम नेब्रासमुंडा बुक के 8वें नंबर के कल्टीवेशन जो कि चिकपी कल्टीवेशन या फिर बंगाल ग्राम के कल्टीवेशन या फिर ग्राम के कल्टीवेशन से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। First point related to chickpea cultivations. Gram is a resource of calcium, iron and niacins. यानी चना जो होता है वो कैल्शियम, आयरन एंड नियासिन्स का प्रधान स्रोत होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज्ड एज ब्लड प्यूरीफायर। चना का प्रयोग जो होता है वो ब्लड को शुद्ध करने के लिए या फिर ब्लड को प्यूरीफायर के रूप में किया जाता है। जर्मिनेटेड सीड्स आर रिकमेंडेड टू क्योर स्कर्वी डिजीज। और चना का जो जर्मिनेटेड सीड्स होता है या फिर अंकुरित जो चना होता है यह स्कर्वी डिजीज को ठीक करने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम इन द वर्ल्ड, शेयरिंग 65% एरिया एंड 70% ऑफ टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन। यानी इंडिया जो होता है वो चना का सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है। लगभग 100% मान लीजिए वर्ल्ड में चना का एरिया है तो उसमें से 65% एरिया केवल अपना इंडिया कंट्रीब्यूट कर देता है इनके साथ चना। वही बात करते हैं, मान लीजिए कि पूरे विश्व में 100% तक चना का प्रोडक्शन होता है तो उसमें से 70% प्रोडक्शन अपना कौन इंडिया ही कर देता है इनके सब चना। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर पल्स क्रॉप्स इन इंडिया। यानी भारत का प्रमुख जो दाल वाली फसल होती है वो चना होती है। शेयर लार्जेस्ट एक्रिएज एंड प्रोडक्शंस एमंग द पल्स क्रॉप्स। यानी पल्स क्रॉप्स के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन भी होता है और सबसे ज़्यादा शेयर भी करता है अपने देश में। फॉलोड बाय पिजन पे। यानी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाला यानी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा एरिया एंड प्रोडक्शंस दोनों के केस में चना का नंबर आता है और दूसरे नंबर पे पिजन पी आता है। यानी पहले स्थान पर आपका चना है, दूसरे पे आपका अरहर है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू चिकपी कल्टीवेशंस। मोस्ट ऑफ लेग्यूम फुलफिल देयर 75% नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट थ्रू रूट नोड्यूल्स, जिसे हम सिम्बियोसिस के नाम से जानते हैं। यानी सर्वाधिक जो लेग्यूम्स होते हैं यह 75% नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट रूट नोड्यूल्स के द्वारा फुलफिलमेंट करते हैं। यानी सर्वाधिक जो लेग्यूम्स होते हैं वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को उनके रूट नोड्यूल्स के द्वारा या फिर सिम्बायोसिस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन का पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिन प्लेस ऑफ चना साउथ वेस्ट एशिया। यानी कि गेहूं और चना दोनों का ओरिजिन प्लेस साउथ वेस्ट एशिया या फिर तुर्की के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राम। यानी ग्राम का सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है तो पूरे विश्व में देखा जाए तो एरिया एंड प्रोडक्शंस दोनों के केस में इंडिया का पहला पोजीशन है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पे तुर्की है। जबकि प्रोडक्शंस में इंडिया का पहला स्थान है, तुर्की का दूसरा स्थान है, पाकिस्तान का तीसरा स्थान है। तो कुल मिला के एरिया एंड प्रोडक्शंस में पूरे विश्व में भारत का पहला स्थान है। नेक्स्ट इन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मध्य प्रदेश एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों में पहले पोजीशन पे है। एरिया एंड प्रोडक्शंस में राजस्थान दूसरा पोजीशन पे है और अपना उत्तर प्रदेश जो होता है तीसरा पोजीशन रखता है ग्राम के एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों के केस में। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राम्स। ग्राम्स का क्लासिफिकेशन ग्राम्स लिंक्ड कितने प्रकार का होता है तो चना जो होता है वो दो चना का क्लासिफिकेशन निम्नलिखित दो प्रकार से किया गया है। एक तो आपका देसी या फिर ब्राउन ग्राम होता है जिसका साइंटिफिक नेम साइसर एराइटिनम होता है और क्रॉमोसोम नंबर 14 या फिर कभी कभी 16 भी दिया रहता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू देसी और ब्राउन ग्राम। इट इज मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक विस्तृत रूप से उगाया जाने वाला जो ग्राम होता है वो आपका देसी या फिर ब्राउन ग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ गुड ब्रांचिंग हैबिट। और इसकी जो ब्रांचिंग हैबिट या फिर शाखा निकलने की हैबिट होती है वो सबसे अच्छी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, येलो टू डार्क ब्राउन सीड। और इसके सीड का जो कलर होता है वो पीले से लेके गहरे भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीड आर स्मॉल साइज। और चने का यानी देसी या फिर ब्राउन ग्राम का जो सीड साइज होता है वो छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। यानी यह सर्वव्यापी नेचर का होता है। यानी कि देसी या फिर ब्राउन ग्राम जो होता है वो सर्वव्यापी नेचर का होता है। टेस्ट वेट कितना होता है तो इसका टेस्ट वेट 140 से 260 ग्राम होता है। यानी कि देसी या फिर ब्राउन ग्राम का जो टेस्ट वेट होता है वो 140 से 260 ग्राम के आसपास होता है। दूसरे नंबर का चना है काबुली चना को ही हम वाइट चना के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम
साइसर काबुलिनम होता है, साइसर काबुलिनम होता है। क्रोमियम नंबर इसका 16 होता है और उसका 14 या फिर 16। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू काबुली या फिर वाइट ग्राम, इट हैज़ बोल्ड अट्रैक्टिव वाइट सीड्स, और इसके जो सीड्स होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स आर टालर, और इसका पौधा भी जो होता है वो बड़ा होता है। टेस्ट वेट इसका कितना होता है तो 270 से 375, यानी जहाँ से वो ख़त्म होता है यहीं से स्टार्ट होता है, तो 270 से 375 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है, क्योंकि सीड का साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट पुअर इल्डर एज कम्पेयर टू देसी ग्राम, यानी देसी ग्राम की अपेक्षा इसकी जो इल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट, बॉटनी ऑफ ग्राम्स, यानी बॉटनी ऑफ ग्राम्स, यानी कि चने का जो बॉटनी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, किस फैमिली बिलोंग करता है, फैमिली क्या होता है तो चना का जो फैमिली होता है वो फेबेसी होता है, इसी को हम पहले लेग्यूमिनेसी के नाम से जानते हैं। सब फैमिली इसका पेपिलियोनेसी होता है। एंड सेकेंड पॉइंट, द सावर टेस्ट ऑफ लीव्स एंड पॉट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड एट द रेट 90 to 96% एंड ऑक्जेलिक एसिड एट द रेट 4 to 10%। अबाउट 4 to 10 kg ऑफ देज एसिड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 हेक्टेयर क्रॉप्स, यानी कि जो चने की पत्तियों में या फिर चने की जो फलियों में चने के पत्तियों में या फिर चने की फलियों में जो खट्टापन होता है वो मैलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। कितनी मात्रा में मैलिक एसिड पाया जाता है तो मैलिक जो होता है वो 90 से 96% होता है, जबकि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो 4 से 10% तक होता है। अबाउट 4 to 10 kg ऑफ दीज एसिड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 हेक्टेयर क्रॉप्स, यानी 1 हेक्टेयर क्रॉप्स में यदि हम चना लगाते हैं तो उससे 4 से लेकर 10 किलोग्राम तक ये मैलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टैप रूट सिस्टम क्या होता है तो चने में जो टैप रूट सिस्टम होता है and rough seed bed is required to provide adequate aeration for proper germination of seeds, यानी because gram is highly sensitive to soil erosion, यानी कि जो चना होता है वो किसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो सॉइल एरेशन के प्रति, यानी सॉइल एरेशन के प्रति या फिर हवा के आवागमन के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसीलिए इसके प्रॉपर जर्मिनेशन, यानी इसके सीड के प्रॉपर जर्मिनेशंस के लिए एडिक्वेट, यानी पर्याप्त मात्रा में एरेशंस के लिए रफ सीड बेड या फिर कलाडी, यानी ढेलेदार या फिर जो उबड़ खाबड़ या फिर जो अनियमित आकार के जो सीड बेड होते हैं वो बहुत ही आवश्यक होते हैं इसके टैप रूट सिस्टम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, चना इज ए ग्राम इज ए C3 प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, यानी चना जो होता है वो रबी सीजन का क्रॉप होता है, इसीलिए LDP के अंतर्गत आता है और C3 प्लांट्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम इज हाईली ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट एट फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि चना जो होता है वो फ्लावरिंग स्टेज पर पाले के प्रति बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल क्रॉप होता है। नेक्स्ट हेडिंग, वैराइटीज ऑफ देसी ग्राम, यानी देसी ग्राम की कौन कौन सी वैरायटी है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो एक तरफ आपको वैरायटी दिया है, दूसरा तरफ उसका फीचर दिया है। अब हम बात करते हैं वैरायटी एंड फीचर्स के बारे में, यानी चना के वैरायटी एंड फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला वैरायटी है अवरोधी, यानी जो पहली वैरायटी होती है वो अवरोधी वैरायटी होती है। पहली वैरायटी क्या है तो पहली वैरायटी आपका अवरोधी है, यह बिल्ड के प्रति रेसिस्टेंट होता है। दूसरा आपका पूसा 256, जिसे हम BG 256 के नाम से जानते हैं, यानी पूसा 256 को ही हम BG 256 के नाम से जानते हैं। मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट फॉर इनपुट कंडीशंस, यानी सिंचित दशा के लिए सबसे अच्छी और सबसे सर्वाधिक साधारण जो वैरायटी होती है वो पूसा 256 होती है, इसी को हम BG 256 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वैरायटी है C 235, वाइडली अडॉप्टेड फॉर ड्राई लैंड टोलरेंट टू एस्कोकाइटा ब्लाइट, यानी कि C 235 जो वैरायटी होती है चना की, यानी चना की जो C 235 वैरायटी होती है यह ड्राई लैंड में विस्तृत रूप से अडॉप्ट किया जाता है और यह एस्कोकाइटा ब्लाइट के प्रति टोलरेंट होता है। नेक्स्ट वैरायटी है गौरव, यह किसके प्रति रेसिस्टेंट होता है तो एस्कोकाइटा ब्लाइट के प्रति यह भी रेसिस्टेंट होता है। R-Stain जो होता है वो डॉट रेसिस्टेंट होता है, सुइटेबल फॉर अजमेर एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के कोटा एंड अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल वैरायटी होता है R-Stain, एंड डॉट के प्रति रेसिस्टेंट भी होता है। RS11 जो होता है वो म्यूटेंट वैरायटी होता है, डॉट के प्रति रेसिस्टेंट होता है, सुइटेबल फॉर हैवी सॉइल्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के हैवी सॉइल्स के लिए सुइटेबल होता है, डॉट के प्रति रेसिस्टेंट होता है, म्यूटेंट वैरायटी के रूप में जाना जाता है RS11 वैरायटी को।
नेक्स्ट है ICCC2 जो वैरायटी होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है अपर्णा जो कि 2006 में रिलीज किया गया था, और अपर्णा यही जो होती है वो लिपलेस वैरायटी होती है किसकी, तो ये पी की वैरायटी होती है। लिपलेस वैरायटी किसकी होती है, तो पी की। इसका ग्रेन्स इन ग्रीन कलर, यानी कि इसके दाने का जो रंग होता है वो ग्रीन कलर या फिर पूरा हरा रंग होता है। नेक्स्ट है टाइप 2 जो वैरायटी होती है सुइटेबल फॉर राजस्थान, यानी राजस्थान के लिए सुइटेबल वैरायटी होती है कौन, टाइप 2। नेक्स्ट पूसा 209 जो वैरायटी होती है सीट सार मीडियम, इसके सीट जो होते हैं वो मध्यम होते हैं। टेस्ट वेट इसका 135 ग्राम पर 1000 सीट्स, यानी 1000 सीट्स का जो वजन होता है, यानी 1000 सीट्स का जो वजन होता है 135 ग्राम होता है, और इसका जो सीट्स होता है वो मीडियम साइज का होता है। अदर वैरायटीज ऑफ ग्राम, यानी कि चने की देसी चना का जो अन्य वैरायटी है ये आपका GNG 2171 है, GNG 1551 है, GNG 1958 है, चाफा इसी की वैरायटी है, RSG2 है, GNG 16 है, राधे है। ये सभी वैरायटी किसकी होती हैं, तो देसी चना की वैरायटी होती है। नेक्स्ट हेडिंग इज काबुली चना की वैरायटी। तो काबुली चने की वैरायटी में आपका C104 आता है, के 4 आता है, L 144 आता है। प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, यानी कि चना में सीड बेड के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सा सिस्टम अपनाते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट रफ सीड बेड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्राम टू प्रोवाइड गुड एरेशन, यानी अच्छे एरेशन को प्रदान करने के लिए चने के लिए रफ सीड बेड जो होता है वो आवश्यक होता है। फिर से रफ सीड बेड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्राम टू प्रोवाइड गुड एरेशन, यानी कि अच्छे एरेशंस के प्रोवाइड करने के लिए, यानी चने में अच्छे एरेशन को प्रोवाइड करने के लिए जो रफ सीड बेड होता है यह बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट सोविंग सेकेंड फोर्थ नाइफ ऑफ अक्टूबर इज ऑप्टिमम टाइम, यानी कि जो इसकी बुआई का उचित समय होता है, यानी काबुली चने के बुआई का जो उचित समय होता है वो सेकेंड फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर का जो द्वितीय पखवाड़ा होता है, यानी 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक, यानी अक्टूबर का जो द्वितीय पखवाड़ा होता है वो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट सीड डेटा फॉर देसी चना का सीड रेट कितना होता है, तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। यानी देसी चना का जो सीड रेट होता है वो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। स्पेसिंग कितना होता है, तो इसे रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट का जो स्पेसिंग रखा जाता है 30 गुणे 10 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। सीड रेट आप काबुली चना का सीड रेट कितना होता है, तो इसका सीड साइज बड़ा होता है, इसीलिए इसका जो सीड रेट भी ज़्यादा होता है। यानी 60 से 80 तो आपका देसी चना का सीड रेट होता है, लेकिन काबुली चने का सीड रेट 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट डिलेड प्लांट इंक्रीज, यानी डिलेड प्लांटिंग इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ पॉड बोरर हेलिकोवर्पा आर्बिचेरा। यदि हम चने की बुआई लेट से करते हैं तो इसमें जो पॉड बोरर जिसका साइंटिफिक नेम हेलिकोवर्पा आर्बिचेरा आता है, इसके अटैक जो होता है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट अर्ली एंड सैलो सोन क्रॉप इज मोर लायबल टू डैमेज बाय विल्ट, यानी कि जो अर्ली एंड सैलो पहले और उथली जो चने की बुआई की जाती है, तो यह बिल्ट के डैमेज को जो होता है वो ज़्यादा। फिर से अर्ली एंड सैलो सोन क्रॉप, यानी कि जो चने की पहले और उथली बुआई की जाती है, इज मोर लायबल टू बी डैमेज्ड बाय विल्ट, इसमें जो है विल्ट के द्वारा डैमेज होने की आशंका बहुत ही ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हेंस सीड शुड बी सोन एट लीस्ट 8 सेंटीमीटर डीप टू प्रिवेंट विल्ट डिजीज, यानी चने को विल्ट डिजीज से बचाने के लिए उसकी बुआई सदैव जो है कम से कम 8 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इरीगेशन मैनेजमेंट इन ग्राम। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इरिगेशंस इन ग्राम। प्री फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट आर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेज फॉर इरीगेशन, यानी इरीगेशन की जो सर्वाधिक क्रिटिकल स्टेजेज होती हैं चना में, तो पहले नंबर पे आपका प्री फ्लावरिंग स्टेज आता है, दूसरे नंबर पे आपका पॉट डेवलपमेंट आता है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू इरीगेशन मैनेजमेंट इन ग्राम्स नो इरीगेशन शुड बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, यानी कि चने में फ्लावरिंग के समय बिल्कुल भी इरीगेशन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रैक्टिस इन ग्राम, यानी ग्राम में कौन कौन सा प्रैक्टिस किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ग्राम में कौन कौन सा प्रैक्टिस किया जाता है, कौन कौन से ग्राम में प्रैक्टिस किए जाते हैं, एक तो आपका निपिंग होता है, दूसरा आपका टॉपिंग होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू प्रूनिंग ऑफ टॉप ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स टू इंकरेज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड दिस प्रैक्टिस इज डन 30 to 40 days आफ्टर सोविंग। टॉप ब्रांचेज, यानी कि जो चने का प्लांट्स होता है उसमें टॉप ब्रांचिंग किया जाता है।
ताकि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इसका अच्छे से हो सके। यह प्रोसेस जो होता है 30 से 40 डेज आफ्टर सोविंग के बाद किया जाता है। यह प्रूनिंग के तौर पे किया जाता है। इसी को हम निपिंग के नाम से जानते हैं और इसी को टॉपिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी डन थ्रू रैपिडली पासिंग ऑफ ए फ्लॉक ऑफ शीप इन फील्ड्स। इट कैन बी डन थ्रू रैपिडली पासिंग ऑफ ए फ्लॉक ऑफ शीप इन द फील्ड, यानी कि खेत में जो भेड़ों का झुंड होता है उसी को इस मेथड में गुजारा जाता है। एक फील्ड के किनारे से फील्ड के दूसरे किनारे तक गुजारा जाता है ताकि वह ऊपरी पोर्शंस का टॉपिंग या फिर ऊपरी ब्रांचेज का जो है वो प्रूनिंग आसानी से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल फॉर निपिंग। निपिंग के लिए कौन सा केमिकल प्रयोग करते हैं तो 235 ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं, जिसकी 75 ppm मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। इसे हम ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं। 2,3,2-235 ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड का फुल फॉर्म नाम होता है। निपिंग के लिए टीबा का प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा में तो 75 ppm मात्रा में प्रयोग करते हैं। ईल्ड कितना होता है ग्राम का तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कहाँ के लिए तो सिंचित क्षेत्र के लिए, यानी कि चना में सिंचित क्षेत्र के लिए जो ईल्ड प्राप्त होती है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ईल्ड प्राप्त होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ग्राम कल्टीवेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ग्राम कल्टीवेशन, पहले नंबर पे आता है रूट सिस्टम ऑफ ग्राम, यानी ग्राम में कौन सा रूट सिस्टम पाया जाता है तो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। यानी कि चने में किस प्रकार का रूट सिस्टम पाया जाता है तो चने में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। सावर टेस्ट ऑफ ग्राम लीफ इज ड्यू टू मैलिक एंड ऑक्जेलिक एसिड। मैलिक 94 से लेके 90 से 94% होता है, जबकि ऑक्जेलिक एसिड 4 से 10% तक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट वैरायटी फॉर ड्राई लैंड है तो C235, यानी सूखे क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी वैरायटी चना की कौन सी होती है तो C235 होती है। सोविंग टाइम ऑफ ग्राम, चने की जो बुआई का समय होता है वो 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर का सबसे बेस्ट टाइम होता है। ग्राम फ्रूट इज नोन एज पॉड, यानी कि ग्राम के फूड को हम पॉड कहते हैं। सभी प्रकार के लेग्यूम के फूड को हम क्या कहते हैं तो पॉड के नाम से ही जाना जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है तो ग्राम में प्रोटीन की मात्रा 21% होती है, 22.2% तक। फील्ड पी में प्रोटीन की मात्रा होती है 23.5% जो होता है काउपी या फिर लोबिया में प्रोटीन की मात्रा होती है। 24% जो होता है वो 24% जो होता है उर्द में प्रोटीन की मात्रा होती है, और वहीं 25% जो होता है वो लेंटिल एंड मूंग में प्रोटीन की मात्रा होती है, और अरहर में 21 से लेकर 25% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सीड डीप सोविंग ऑफ ग्राम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम विल्ट डिजीज। यदि हम चना की बुआई 8 सेंटीमीटर यानी कम से कम 8 सेंटीमीटर के ऊपर बुआई करते हैं तो उसमें विल्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ही नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन तो प्री फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट स्टेज इसमें देखने को मिलता है। यानी फ्लावरिंग से पहले इसमें हम इरीगेशन करते हैं और पॉट डेवलपमेंट के समय इरीगेशन करते हैं, लेकिन फ्लावरिंग के समय बिल्कुल भी जो होता है इरीगेशन इन केस ऑफ ग्राम में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, हर्बिसाइड एप्लीकेशन इन ग्राम, यानी ग्राम में कौन सा हर्बिसाइड का एप्लीकेशन किया जाता है तो वैसालिन की 1 किलोग्राम मात्रा बुआई से पहले प्रयोग में लाते हैं। यानी बुआई से पहले वैसालिन की 1 किलोग्राम मात्रा हर्बिसाइड एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट कल्टीवेशन इज पिजन बी कल्टीवेशन। नेक्स्ट कल्टीवेशन इज पिजन बी कल्टीवेशन। 9th नंबर का कल्टीवेशन है पिजन बी कल्टीवेशन, जिसका साइंटिफिक नेम केजान होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू पिजन बी कल्टीवेशन नोन एज रेड ग्राम अरहर अरतूर, यानी कि पिजन बी को हम रेड ग्राम के नाम से भी जानते हैं, इसी को अरहर के नाम से भी जाना जाता है, इसी को तूर के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू पिजन बी मोस्ट ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप एवं पल्सेस, यानी सभी प्रकार के पल्सेस में सबसे ज़्यादा सूखा सहन करने वाली जो फसल होती है वो अरहर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। इन इंडिया इट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप आफ्टर ग्राम, यानी कि भारत में ग्राम के बाद दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पल्स क्रॉप के रूप में इसे जाना जाता है। ओरिजिन प्लेस इसका अफ्रीका होता है। क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है तो जो अरहर का क्लासिफिकेशन है इसका भी क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से किया गया। एक तो आपका केजान होता है, वैरायटी बाइकलर होता है, दूसरा आपका केजान वैरायटी फ्लेवर्स होता है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दिया गया है उसका पहला पॉइंट दिया है पेरिनियल होता है, यानी कि केजान वैरायटी बाइकलर जो होता है बहुवर्षीय होता है, लंबा होता है और इसमें ब्रांचेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेट मैच्योरिटी, इसकी जो मैच्योरिटी होती है बहुत लेट होती है।
इसकी जो मैच्योरिटी होती है बहुत लेट होती है और 4 से 5 ग्रेन प्रत्येक पार्ट, यानी कि एक पार्ट में 4 से 5 ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। थर्ड पॉइंट, कॉमनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। इसको समानता कहाँ पर उगाया जाता है, तो नॉर्थ इंडिया में इसको समानता उगाया जाता है। दूसरे नंबर का क्लासिफिकेशन है केजानस केजान वैरायटी फ्लेवर्स। यह आपका एनुअल होता है, एक वर्षीय होता है और यह शार्ट प्लांट होता है। इसका प्लांट जो होता है वो छोटा होता है। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी के रूप में इसे जाना जाता है और एक पार्ट में 2 से 3 दाने पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेनली ग्रोन इन साउथ इंडिया एज सीड क्रॉप, यानी एज ए सीड क्रॉप, यानी कि एक सीड क्रॉप्स के रूप में इसे साउथ इंडिया में मुख्यतः उगाया जाता है। नेक्स्ट, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरहर। तो अरहर का सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है, तो पूरे विश्व में देखा जाए तो अरहर का सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया में है। दूसरे नंबर पर मलारिया, तीसरे नंबर पे युगांडा। लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सेम ट्रेंड इन एरिया एंड प्रोडक्शंस, यानी कि अरहर का भी सबसे ज़्यादा एरिया एंड प्रोडक्शंस पूरे विश्व में देखा जाए तो इंडिया का ही है। लेकिन इंडिया के केस में हम बात करते हैं तो एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र, यानी कि एरिया के केस में अगर देखा जाए, इंडिया के केस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का। लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अरहर का उत्तर प्रदेश में होता है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो अरहर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है वो बिहार में होता है। पर हेक्टेयर जो यील्ड प्राप्त होता है उसी को प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। यह सबसे ज़्यादा बिहार में देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर प्रोडक्टिविटी में उत्तर प्रदेश है और एरिया में सेकेंड पोजीशन जो होता है वो उत्तर प्रदेश का होता है और प्रोडक्शंस में महाराष्ट्र का दूसरा पोजीशन होता है। नेक्स्ट है, इन इंडिया 90% एरिया एंड 85% प्रोडक्शन ऑन ग्लोबल बेसिस, यानी कि पूरे विश्व में मान लीजिए कि 100% अरहर का एरिया है तो उसमें से केवल 90% एरिया अपना इंडिया का है। जबकि मान लीजिए पूरे विश्व में 100% तक यदि अरहर का प्रोडक्शन होता है तो उसमें से 85% प्रोडक्शन केवल अपना इंडिया कर देता है। इसलिए दोनों के केस में जो होता है वो पहला स्थान प्राप्त करता है। बॉटनी इसका क्या होता है, तो बॉटनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो जो अरहर का बॉटनिकल फीचर्स होता है या डीप रूटेड होता है, यानी गहरी जड़ वाली होती है और यह सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होता है। इसमें किस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है, तो अरहर में हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। यह एक प्रकार का सी3 प्लांट्स होता है और यह खरीफ सीजन में लगाया जाता है, इसलिए शॉर्ट डे प्लांट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्डी क्रॉप होता है, यानी कि बहुत ही कठोर क्रॉप्स होता है। मोस्ट ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप एमंग मेजर पल्स क्रॉप्स, यानी प्रमुख जो पल्स क्रॉप्स, यानी सभी प्रकार के जो पल्स क्रॉप्स है उसमें सबसे ज़्यादा सूखा सहन करने की क्षमता जो होती है वो अरहर में ही पाई जाती है। वैरायटी की बात करते हैं तो अगर नेक्स्ट हेडिंग की वैरायटीज़ की कितनी वैरायटी होती हैं, तो एक तो आपका शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी होती है, दूसरा आपका मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी होती है, तीसरा आपका लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी होती है। 3 वैरायटी इसमें देखने को मिलती हैं। तो पहले नंबर पर आपका क्या आता है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी में क्या क्या आता है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी में उपास 120 आता है, या इट टेक्स अबाउट 120 to 125 डेज फॉर मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी के लिए कितना समय लेता है, तो उपास 120 जो होता है वो मैच्योरिटी के लिए 120 से 125 दिन का समय लेता है, यानी कि 3 से 4 महीने का समय, यानी 4 महीना जो होता है कम से कम लेता है अपनी मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए। और इसीलिए उपास 120 को हम अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप के अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वैरायटी है प्रभात, एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी इसे कहते हैं क्योंकि ये 110 से 120 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है ICPH 8 जो थी फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ अरहर इन द वर्ल्ड डेवलप्ड एट इक्रीसेट, यानी इक्रीसेट हैदराबाद इन 1991, यानी 1991 ईस्वी में हैदराबाद के द्वारा, यानी 1991 ईस्वी में इक्रीसेट हैदराबाद के द्वारा विश्व में सर्वप्रथम विकसित की गई अरहर की जो हाइब्रिड था उसका नाम ICPH 8 था। नेक्स्ट पॉइंट, PPH4 जो है PPH4 ICPL 15, ये दोनों वैरायटी जो होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी होती है किसकी, अरहर की। दूसरे नंबर पर आपका मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी आता है अरहर का, कौन सा, तो यह 150 से 180 दिन का समय लेता है, यानी कि मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी जो होती है अरहर की 150 से 180 दिन का समय लेती है। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, तो मुक्ता इसी वैरायटी, यानी कि मीडियम ड्यूरेशन जो अरहर की वैरायटी होती है वो आपका मुक्ता होती है, बिल्ड के प्रति रेसिस्टेंट होती है। दूसरे नंबर पर आपका शारदा आता है, बसंत आता है एंड पारस आता है। मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी अरहर की मुक्ता है जो कि बिल्ड के प्रति रेसिस्टेंट है। नेक्स्ट है शारदा, फिर नेक्स्ट है बसंत एंड फिर नेक्स्ट है पारस। लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी जो होती है कितना समय लगती है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी 180 से 300 दिन का समय लेती है। इसके अंदर कौन सी वैरायटी आती है, तो इसके अंतर्गत पूसा 9 जो है वैरायटी इसके अंतर्गत आती है। सीड एंड सोविंग टाइम कितना होता है, तो सीड्स एंड सोविंग की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इसका सीडेड कितना होता है, तो अरहर का जो सीडेड होता है 12 से 15 किलोग्राम, और धनिया का भी सीडेड कितना होता है, तो धनिया का भी सीडेड जो होता है वो 12 से 15 किलोग्राम होता है। स्पेसिंग कितना रखते हैं, तो 60 हुए 15 सेंटीमीटर का इसमें स्पेसिंग रखा जाता है। इसका प्लांट पॉपुलेशन खरीफ सीजन के लिए कितना होता है, तो 55,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर आ जाते हैं, यानी कि खरीफ सीजन के लिए जो प्लांट पॉपुलेशन होता है वो 55,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर देखने को मिलता है, जबकि प्लांट पॉपुलेशन फॉर
विंटर क्रॉप, यानी कि जो सर्दी वाली फसल से में इसका प्लांट पॉपुलेशन कितना होता है, तो 3.33 लाख प्लांट प्रति हेक्टेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका सोविंग टाइम कब होता है, तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून, यानी जून का जो प्रथम पखवाड़ा होता है, उसी समय इसकी बुआई की जाती है। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है, तो 19% लोवेस्ट एमंग पल्सेस, यानी पल्सेस सभी प्रकार के पल्सेस में देखा जाए तो सबसे कम जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स आता है वो अरहर का आता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स टर्म किसने दिया था, तो सीएम डोनाल्ड नामक साइंटिस्ट ने 1968 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू अरहर कल्टीवेशन। बॉटनिकल नेम इसका अरहर का केजान होता है। दूसरे नंबर पे अरहर का ओरिजिन प्लेस क्या होता है, तो साउथ अफ्रीका होता है। सोविंग टाइम अरहर का क्या होता है, तो 15 जून होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ अरहर कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ अरहर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग किया है भाई, सही है। अरहर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है हाइजे प्रोटीन कंटेंट ऑफ अरहर। अरहर में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो अरहर में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 21 से लेकर 25% तक पाई जाती है। नेक्स्ट, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ अरहर जो होती है वो बिहार में होती है, यानी चना का भी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा बिहार में है, और अरहर का भी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा बिहार में है। जो अरहर की प्रोडक्टिविटी है 11 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है यील्ड प्राप्त होता है कहाँ पर, बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ अरहर का जो महत्वपूर्ण डिजीज होता है उसका क्या नाम होता है, तो स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस होता है, जो कि एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है। वेक्टर फॉर स्टेरिलिटी मोज़ेक, यानी स्टेरिलिटी मोज़ेक के लिए जो वेक्टर होता है क्या होता है, एरियोफाइट माइट होता है, यानी कि मोज़ेक के लिए जो स्टेरिलिटी मोज़ेक के लिए जो वेक्टर होता है वो एरियोफाइट माइट होता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक पेस्ट फॉर अरहर के लिए जो स्पेसिफिक पेस्ट होता है क्या होता है, तो तूर पॉड फ्लाई होता है, यानी कि अरहर के लिए जो स्पेसिफिक पेस्ट होता है वो उसे हम तूर पॉड फ्लाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कल्टीवेशन इज काटन कल्टीवेशन। तो 10वें नंबर का कल्टीवेशन है काटन कल्टीवेशन। इसका साइंटिफिक नेम गोसिपियम स्पेसीज होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू काटन, इसे हम वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, इसे को हम किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बीटी काटन इज इफेक्टिव अगेंस्ट बॉलवर्म पेस्ट कम्प्लेक्स ऑफ काटन, यानी कि बीटी काटन जो होता है वो बॉलवर्म पेस्ट जो कि काटन का कम्प्लेक्स पेस्ट होता है, इसके अगेंस्ट जो होता है वो प्रभावकारी, बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है। यानी कि बॉलवर्म पेस्ट कम्प्लेक्स ऑफ काटन, यानी काटन का जो बॉलवर्म कम्प्लेक्स होता है, यानी काटन का जो बॉलवर्म पेस्ट कम्प्लेक्स होता है उसके विरुद्ध प्रभावकारी जो काटन होता है वो आपका बीटी काटन होता है। बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया बीटी काटन इज ग्रोन अबाउट 11.6 मिलियन हेक्टेयर, मोर देन 95% ऑफ टोटल काटन एरिया इन 2014, यानी 2014 में टोटल काटन एरिया का 95% जो है 95% से ज़्यादा कल्टीवेशन, यानी फिर से 2014 में टोटल काटन एरिया का 95% से ज़्यादा बीटी काटन उगाया जाता है। यानी इन इंडिया बीटी काटन इज ग्रोन अबाउट 11.6 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि जो बीटी काटन होता है वो भारत में लगभग 11.6 मिलियन हेक्टेयर के आसपास उगाया जाता है, और मोर देन 95% ऑफ टोटल काटन एरिया, यानी टोटल काटन एरिया का 95 से ज़्यादा परसेंटेज से अधिक जो है वो बीटी काटन को ही उगाया जाता है। यह 2014 का डाटा है। ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो काटन का ओरिजिन प्लेस आपका इंडिया होता है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है वो एरिया में सबसे ज़्यादा इंडिया का है, और प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा चाइना का है। इंडिया के केस में बात करते हैं तो एरिया सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है, प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है, यानी कि एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों में ही काटन का महाराष्ट्र का पहला पोजीशन है। बॉटनी की बात करते हैं, जो काटन की बॉटनी की बात करते हैं तो काटन जो था वो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कल्टिवेटेड काटन इज एनुअल, यानी कि जो उगाया जाने वाला जो काटन होता है वो एनुअल यानी एक वर्षीय होता है। इसमें कौन सा रूट सिस्टम पाया जाता है, तो इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, और इसमें दो प्रकार की ब्रांचेज देखने को मिलती है। एक तो आपका मोनोपोडियल ब्रांचेज होता है, दूसरा आपका सिम्पोडियल ब्रांचेज होता है। मोनोपोडियल ब्रांचेज होता है देज आर एक्सिलरी बर्ड्स नोन एज वेजिटेटिव ब्रांचेज, यानी कि इसमें जो एक्सिलरी बर्ड्स पाया जाता है इसी को हम वेजिटेटिव ब्रांचेज के नाम से जानते हैं। मोनोपोडियल जो होता है, मोनोपोडियल जो ब्रांचेज होती है इसमें एक्सिलरी यानी इसमें जो एक्सिलरी बर्ड्स पाया जाता है, यानी कि जो काटन में एक्सिलरी बर्ड पाया जाता है उसी को हम वेजिटेटिव ब्रांचेज के नाम से जानते हैं। सिम्पोडियल क्या होता है, तो दे चार प्रोडक्टिव ब्रांचेज, यानी वेजिटेटिव ब्रांचेज को हम मोनोपोडियल
ब्रांचेज कहते हैं, लेकिन सिम्पोडियल ब्रांचेज जो होता है रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज को सिम्पोडियल ब्रांचेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन। कॉटन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है? तो आउट ऑफ 20 स्पेसीज ऑफ कॉटन ओनली 4 कल्टिवेटेड, यानी कि कॉटन की तो लगभग 20 स्पेसीज जो होती हैं वो पाई जाते हैं, जिसमें से केवल 4 ही प्रकार की स्पेसीज जो होती है वो कल्टिवेटेड होती हैं। पहले नंबर पर आपका गोसिपियम अर्बोरियम होता है, जिसका क्रोमोसोम नंबर 26 होता है और यह डिप्लॉयड होता है। दूसरे नंबर पर गोसिपियम हर्बेसियम होता है और इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 26 होता है, यह भी डिप्लॉयड होता है। यह दोनों ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से जाना जाता है। इसी को ओल्ड कॉटन के नाम से जाना जाता है। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए ट्रिक है और हर अर्बोरियम हो गया, हर्बेसियम हो गया। अरहर यानी अर्बोरियम और हर्बेसियम दोनों का क्रोमोसोम नंबर 26 होता है और दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं और यह ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द डेज एबव टू आर नोन एज देसी कॉटन, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या फिर एशियाटिक कॉटन, यानी इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन दोनों कॉटन को जो होता है देसी कॉटन, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या फिर एशियाटिक कॉटन के नाम से जाना जाता है। जबकि तीसरे नंबर पर आपका आता है गोसिपियम हिरसुटम, जिसका क्रोमोसोम नंबर जस्ट दुगना हो जाता है या टेट्राप्लॉइड होता है। जनरली कार्ड इसे अमेरिकन कॉटन के नाम से जानते हैं, यानी कि गोसिपियम हिरसुटम जो होता है वो गोसिपियम हिरसुटम जिसका क्रोमोसोम नंबर 52 होता है। यह टेट्राप्लाइड स्पेसीज होती है और टेट्राप्लाइड स्पेसीज होती है और यह इसे समानतः अमेरिकन कॉटन के नाम से जाना जाता है। चौथे नंबर पर आपका गोसिपियम बारबाडेंस होता है, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 52 होता है, टेट्राप्लाइड होता है और हाईएस्ट फाइबर लेंथ, इसमें सबसे लेंथ की जो फाइबर होती है यानी फाइबर की जो लेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? तो 3.6 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक इसमें लेंथ होती है जो सबसे ज़्यादा होती है। और इन दोनों को मिलाकर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे न्यू वर्ल्ड कॉटन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को जो है देज टू स्पेसीज आर नोन एज इजिप्शियन या फिर सी आइलैंड कॉटन, यानी इन दोनों स्पेसीज को न्यू वर्ल्ड कॉटन या फिर इजिप्शियन कॉटन या फिर सी आइलैंड कॉटन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज ओनली वन कंट्री, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर ऑल 4 स्पेसीज ऑफ कॉटन आर ग्रोन ऑन कमर्शियल स्केल बिसाइड्स हाइब्रिड्स, यानी कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर हाइब्रिड के अलावा इन चारों प्रकार की स्पेसीज को जो है पूरे विश्व की अपेक्षा अपने इंडिया में, यानी फिर से इंडिया इज द ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर ऑल 4 स्पेसीज ऑफ कॉटन आर ग्रोन ऑन कमर्शियल स्केल बिसाइड्स हाइब्रिड्स, यानी भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में जो कि हाइब्रिड के अलावा इन चारों स्पेसीज को जो है वो कमर्शियल स्केल पर उगाता है, जिसमें आपका हाइब्रिड में 40% एरिया कवर होता है। गोसिपियम हिरसुटम 36% एरिया कवर करता है। गोसिपियम अर्बोरियम 16% एरिया कवर करता है। गोसिपियम हर्बेसियम आपका 8% एरिया कवर करता है, जबकि गोसिपियम बारबाडेंस होता है 0.2% एरिया कवर करता है। फिर से हाइब्रिड का यानी कि हाइब्रिड कॉटन कितना एरिया कवर करता है? तो 40% एरिया, यानी कि हाइब्रिड कॉटन जो होता है वो 40% एरिया कवर करता है। गोसिपियम हिरसुटम 36% एरिया कवर करता है। गोसिपियम अर्बोरियम 16% एरिया कवर करता है। गोसिपियम अर्बोरियम फिर से यार गलत हो रहा है, हाइब्रिड 40% एरिया कवर करता है। गोसिपियम हिरसुटम 36% एरिया कवर करता है। गोसिपियम अर्बोरियम 16% एरिया कवर करता है। गोसिपियम हार्बी फिर से गलत हो गया, हाइब्रिड 40% एरिया कवर करता है। गोसिपियम हिरसुटम 36% एरिया कवर करता है। गोसिपियम अर्बोरियम जो होता है 16% एरिया कवर करता है एंड गोसिपियम हर्बेसियम जो होता है वो 8% एरिया कवर करता है। गोसिपियम बारबाडेंस जो होता है 0.2% एरिया कवर करता है। नेक्स्ट हेडिंग इज वैरायटीज ऑफ कॉटन। फर्स्ट वैरायटी ऑफ कॉटन, गोसिपियम अर्बोरियम की जो वैरायटी होती है उसका नाम लोहित और बिरनार है, यानी कि गोसिपियम अर्बोरियम का जो वैरायटी है वो आपका एक तो लोहित है, दूसरे नंबर पे बिरनार है। दूसरे नंबर पे आपका आता है गोसिपियम हर्बेसियम, इसकी वैरायटी का क्या नाम है? तो दिग्विजय इसी की वैरायटी का नाम है, संजय भी इसी की वैरायटी का नाम है। नेक्स्ट स्पेसीज है गोसिपियम हिरसुटम, इसकी कौन कौन सी वैरायटी है? तो गोसिपियम हिरसुटम की जो वैरायटी होती है गंगानगर अगेती है, बीकानेरी नरमा है एंड महालक्ष्मी है। बीकानेरी नरमा एंड गंगानगर अगेती, ये तीनों वैरायटी जो होती है गोसिपियम हिरसुटम की वैरायटी होती है। गोसिपियम बारबाडेंस की वैरायटी का क्या नाम है? सोबिन एंड सुजाता, यानी कि गोसिपियम बारबाडेंस की वैरायटी का क्या नाम है? तो गोसिपियम बारबाडेंस की वैरायटी का नाम सोबिन एंड सुजाता है। यानी सुजाता किसकी वैरायटी होती है? एक तो काऊ की वैरायटी होती है, दूसरा काटन की वैरायटी होती है और तीसरा गेहूं की वैरायटी भी होती है, वीट की भी वैरायटी होती है। नेक्स्ट है सुजाता, इट इज़ द फर्स्ट
स्पाइनिंग वैरायटी ऑफ इजिप्शियन कॉटन रिलीज्ड इन इंडिया। भारत में विकसित की जाने वाली एकमात्र ऐसी स्पाइनिंग यानी कांटेदार वैरायटी है। कौन सी? सुजाता यानी सुजाता। इट इज़ द फर्स्ट स्पाइनिंग वैरायटी ऑफ इजिप्शियन कॉटन यानी इजिप्शियन कॉटन की जो प्रथम कांटे वाली जो वैरायटी होती है वो उसका नाम सुजाता है, जो कि इंडिया में सर्वप्रथम इसको रिलीज किया गया था। नेक्स्ट है MCU5 जो होता है MCU5 इट इज एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वैरायटी ऑफ हिरसुटम कॉटन यानी हिरसुटम कॉटन वैरायटी का जो लॉन्ग स्टेपल यानी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वैरायटी होती है वो आपका MCU5 होता है। यानी कि हिरसुटम कॉटन वैरायटी की जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वैरायटी होती है वो MCU5 होती है। नेक्स्ट हेडिंग इज हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ कॉटन। नेक्स्ट हेडिंग इज हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन। हाइब्रिड वैरायटी कॉटन में आपका हाइब्रिड 4 जो कॉटन होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इट वाज फर्स्ट कमर्शियली हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन यानी कि हाइब्रिड 4 कॉटन जो होता है वो प्रथम व्यावसायिक रूप से हाइब्रिड वैरायटी होती है कॉटन की। कॉटन की जो प्रथम कमर्शियली हाइब्रिड वैरायटी है उसका नाम H4 है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप्ड इन द वर्ल्ड बाय क्रॉसिंग G67 इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस यानी कि G67 और अमेरिकन नेक्टरलेस के क्रॉस से जो है हाइब्रिड 4 वैरायटी को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है बाय CT पटेल के द्वारा। कहाँ पर? तो गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सूरत में 1970 ईस्वी में। यानी 1970 ईस्वी में गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सूरत से CT पटेल के द्वारा G67 इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस के क्रॉस से जो है पूरे विश्व में सर्वप्रथम विकसित किया गया हाइब्रिड 4 वैरायटी है कॉटन की। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज क्रॉस ऑफ इंट्रा हिरसुटम यानी कि यह इंट्रा हिरसुटम के क्रॉस से तैयार किया गया कौन सी भी हाइब्रिड 4 वैरायटी। सेकेंड है वारालक्ष्मी। वारालक्ष्मी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इट इज फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बिटवीन गोसिपियम हिरसुटम एंड गोसिपियम बारबाडेंस यानी गोसिपियम हिरसुटम एंड गोसिपियम बारबाडेंस के बीच में सर्वप्रथम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड के द्वारा वारालक्ष्मी वैरायटी को विकसित किया गया है। रिलीज्ड फ्रॉम USA धारवाड़ कर्नाटका यानी कि वारालक्ष्मी को कहाँ से विकसित किया गया है? तो वारालक्ष्मी वैरायटी की जो है वो US यानी US धारवाड़ कर्नाटका से विकसित किया गया। यानी वारालक्ष्मी वैरायटी को US यानी कि वारालक्ष्मी वैरायटी को US धारवाड़ कर्नाटका द्वारा जो है रिलीज किया गया। नेक्स्ट है मरु विकास जिसे हम राजस्थान हाइब्रिड राजस्थान HH16 के नाम से जानते हैं। यानी तीसरे नंबर की वैरायटी का नाम है मरु विकास। इसी को राजस्थान HS16 के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मरु विकास, इट इज फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ हिरसुटम इन राजस्थान। इन राजस्थान में हिरसुटम की जो प्रथम हाइब्रिड है उसका नाम मरु विकास है। नेक्स्ट है चौथे नंबर का जो वैरायटी है, चौथे नंबर में आपका सविता आता है। यानी चौथे नंबर की वैरायटी जो होती है सविता एंड सूर्या वैरायटी होती है। सविता एंड सूर्या वैरायटी होती है। इनके बारे में क्या है? तो देज आर इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ हिरसुटम यानी हिरसुटम का जो इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड होता है यह सविता एंड सूर्या वैरायटी होती है। पाँचवें नंबर की वैरायटी है धनलक्ष्मी। एंड नेक्स्ट प्रोसेस इन कॉटन डीलिंटिंग या डिफ्यूजिंग यानी डीलिंटिंग को हम किस नाम से जानते हैं? तो डीलिंटिंग को ही डिफ्यूजिंग के नाम से जाना जाता है। डीलिंटिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो डीलिंटिंग को ही डिफ्यूजिंग के नाम से जाना जाता है। तो आइए